सिविल सेवा परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं तो दो चीज़ें तो आपको अपनानी ही पड़ेंगी, कोई और विकल्प नहीं है। वो दो चीज़ें हैं, नियमितता और दूसरा प्रतिबद्धता। जो चीज़ आप सोच लीजिए कि मुझे ये करना है, वो आपको 24 घंटे के दायरे में रहकर करना ही करना होगा। दूसरी बात, नियमित रूप से करना होगा तो ही आप सफल हो सकते हैं। बाकी सफलता बेईमानी है। अगर सफलता के बारे में फिर भी सोचते हैं तो वो बेईमानी है। फिलहाल हम डेली 8 बजे रात में यह कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, सामान्य अध्ययन के लिए। आपसे उम्मीद मैं केवल इतना करता हूं कि आप कोई भी वीडियो मिस मत करिए, किसी भी स्थिति में रहिए, इसको अवश्य आप देखिए। दूसरा, हमारा जो वीडियो आता है सुबह के समय आता है, उसका टाइमिंग अभी मैंने फिक्स नहीं किया, लेकिन संभवतः 6 बजे के पहले ही, सुबह 6 बजे के पहले वो आ जाएगा। एक अखबार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आपकी परीक्षा से जुड़ी वो डिस्कस हो जाएंगी। साथ ही साथ उससे जुड़ी जो जीएस जीके की खबर है वो भी मैं साथ में दूंगा, और इसके अलावा परीक्षा से जुड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ेज होती हैं वो भी उसमें आपको मिल जाया करेंगी। तो ये वीडियोस आप, विशेषकर यह रात वाला वीडियो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और करंट अफेयर्स से भी आप हमेशा जो है रूबरू होते रहेंगे, करंट अफेयर्स भी आपका तैयार होता रहेगा। इसके लिए सुबह वाली वीडियोस भी आप डेली देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल और इतिहास इस सीरीज में भी चल रहा है। इसको समाप्त करने के बाद नेक्स्ट 2 सेगमेंट और भी लेकर हम चलेंगे, इसी तरह 2-2 करके समाप्त करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। बिल्कुल सही है, मानसरोवर झील के पास स्थित राकसताल से निकलती है। दूसरा, यह रोहतांग दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। यह गलत है। देखिए, रोहतांग दर्रा और शिपकीला दर्रा ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए आपको मानचित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, ये है मानसरोवर झील और इसी के समीप स्थित है राकसताल झील। यहीं से ये सतलज नदी निकलती है, लेकिन ये रोहतांग दर्रे से प्रवेश न करके ये शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। यहाँ जहाँ ये प्रवेश कर रही है यहाँ पर शिपकीला दर्रा है, इस शिपकीला दर्रे से ही प्रवेश करती है। दोनों ही दर्रे, रोहतांग और शिपकीला, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ आपको मानसरोवर झील के पास एक और हिमनद दिखाई पड़ रहा होगा, बोर खाचो हिमनद। इसी बोर खाचो हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। ये ऐतिहासिक नदी सिंधु नदी यहीं बोर खाचो हिमनद से निकलती है। यहीं मानसरोवर झील के पास ही, मानसरोवर झील जो है इसी के पास आंगसी ग्लेशियर स्थित है। आंगसी ग्लेशियर यहीं पर स्थित है, आंगसी ग्लेशियर। यहां से प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आंगसी ग्लेशियर से। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बड़ा लाचा, रोहतांग और शिपकीला दर्रा यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन शिपकीला दर्रा आप यहाँ समझिए कि सतलज नदी जहाँ प्रवेश कर रही है ये शिपकीला दर्रे से ही प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रा है जो कि जास्कर जो श्रेणी है हिमालय की, वहां से प्रवाहित होती है। तो इसका जो उत्तर होगा केवल एक सही है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की प्रतिशतता के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? आपको लगेगा बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन 2 के बाद आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन तीसरे में काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने बहुत गहराई से नहीं पढ़ा होगा। तो आपको पता है नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन की मात्रा। फिर ऑक्सीजन कितना है, लगभग 21%। ठीक है। इसके बाद तीसरे स्थान पे जो आता है, जो गैस आती है वो है आर्गन गैस आपकी। ये आर्गन गैस तीसरे स्थान पे आती है, कितना, 0.93%। और चौथे स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, जो कि अभी 0.03% इसकी सांद्रता है। इतना परसेंट यह पाई जाती है, चौथे स्थान पे है। 5वें स्थान पे हाइड्रोजन गैस आती है। इन गैसों में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए इसका जो लगातार बढ़ना है वो जलवायु परिवर्तन का कारक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका महत्वपूर्ण कारण CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में लगातार वृद्धि होना है, जिसको कि रोकने के लिए, इसकी सांद्रता को रोकने के लिए तमाम प्रयास वैश्विक स्तर पर किए जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा,
बी इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हम आपको पीडीएफ देंगे तो नीचे लिखा हुआ ये हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है, आपको आसानी होगी उससे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी तंत्र द्वारा, अरे आपको बता दूं मैं कि हमारा कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस मेंस, आंसर राइटिंग मेंस की, जीएस के चारों पेपर की हिंदी निबंध साथ में रहेगा। आरओ यारो 2016 का बैच चल रहा है, अभी दूसरा बैच भी स्टार्ट हो गया। आप लोग कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, हमेशा आपके लिए सारी चीज़ें स्टार्ट से मिलेंगी। सीसेट की क्लासेस चल रही हैं, जो जिनको सीसेट में बहुत दिक्कत है। और इसके अलावा भी यदि जीएस जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन की आप अलग से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। दूसरा है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। तो दोनों ही सही है, ठीक है, इसका दोनों ही सही है। नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। तो वह समस्त जल ग्रहण क्षेत्र या भूक्षेत्र जहां का जल किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों से होकर प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। इसको इस भाषा में आप समझ सकते हैं। विश्व की 5 सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी हैं उसको आप क्रम से याद रखिएगा। पहला है अमेजन। अमेजन के पास सबसे बड़ी, इसको विश्व की सबसे बड़ी नदी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका अपवाह तंत्र जो द्रोणी है, अपवाह द्रोणी अपवाह तंत्र है, ये विश्व में सबसे बड़ा है। अमेजन के बाद दूसरा स्थान आता है कांगो नदी का। दूसरा स्थान कांगो नदी बेसिन का आता है। इसका भी जो द्रोणी है, जो अपवाह द्रोणी है, वो सबसे बड़ी है अमेजन के बाद। तीसरे स्थान पे आपकी नील नदी आती है। ये नील नदी जो अफ्रीका की नदी है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन नदी अपवाह द्रोणी के मामले में सबसे बड़ी, इसलिए इसको सबसे बड़ी या विशाल नदी कहते हैं। लंबाई में अगर देखा जाए तो नील नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अपवाह के मामले में देखा जाए, अपवाह क्षेत्र के मामले में, विशालता के मामले में देखा जाए तो नील नदी का स्थान तीसरे स्थान पे आता है। चौथे स्थान पे रियो दी ला प्लाटा आता है दक्षिण अमेरिका का, और फिर 5वें स्थान पे मिसिसिपी, ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका की नदी है। ये 5 जो है आप याद रख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोनों ही सही है, ठीक है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो बुशमैन पूर्वी अफ्रीका, बिल्कुल नहीं। बुशमैन जो है ये कालाहारी में पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं। बद्दू ये अरब की जनजाति है। पिग्मी ये कांगो बेसिन का है, ये सही लगा हुआ है। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। जनजातियां दी हैं, कहां पाई जाती हैं उनका स्थान है। तो बुशमैन कहां पे? कालाहारी मरुस्थल में। बद्दू कहां पे? अरब में। पिग्मी ये कांगो बेसिन में, और मसाई पूर्वी अफ्रीका की जनजातियां हैं। इसके अलावा जो बार बार पूछता है जनजातियों के बारे में वो भी याद रखिए। खिरगिज जो पिछली बार पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, वो मध्य एशिया में पाई जाती हैं खिरगिज जनजातियां। सकाई जनजातियां मलाया प्रायद्वीप पे पाई जाती हैं। बोरो जो है वो पश्चिमी अमेजन बेसिन में पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। और जुलू ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। जुलू ये कई बार पूछे जा चुके हैं इसलिए हमने बता दिया। इसको आप नोट भी करते जाइए, साथ साथ आप नोट बनाते जाइए। कुछ अन्यत्र आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो मैं बताता जाऊं बस नोट करते जाइए आप। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1, बी इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1। तो चलिए शुरू करते हैं 10 प्रश्नों का अपना यह कार्यक्रम। आप लोग सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कोई वीडियो छूटने न पाए, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं ना, आपका क्रम बिगड़ने न पाए इसलिए कह रहा हूं, मतलब कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने घोषित किया था, घोषणा की थी बंगाल विभाजन की। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन उसके प्रतिरोध के रूप में सामने आते हैं। स्वदेशी में क्या किया गया था? एक प्रकार स्वदेशी अपने
यहाँ के अर्थात जो देश में सामान बनाया जाए उसका उपयोग करना, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय विचार, इनकी जो है वकालत की गई कि हाँ जो ब्रिटेन की वस्तुएं हैं, जो ब्रिटेन का विचार, न केवल वस्तु बल्कि विचार, उसका भी बहिष्कार करना। तो स्वदेशी और बहिष्कार दो अलग अलग चीजें थी, दो अलग अलग शब्द थे, लेकिन दोनों का एक दूसरे से पूरकता थी, पूरक संबंध था। अर्थात स्वदेशी के बिना बहिष्कार नहीं संभव था और बहिष्कार के बिना स्वदेशी नहीं संभव था। इसका सीधा सीधा सा अर्थ था कि विदेशी वस्तुओं का, विदेशी विचारों का, विदेशी शिक्षा का त्याग करना, बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना। ठीक, तो अरविंद घोष का जो पत्र था वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रवाद के उभार में सबसे बड़ा योगदान रहा पत्र पत्रिकाओं का। उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो जो ब्रिटिश राज का जो अत्याचार हो रहा था, चाहे वो आर्थिक जो दोहन हो रहा था यहाँ का, चाहे वह सामाजिक, चाहे वो राजनैतिक, चाहे जिस तरह का अत्याचार हो रहा था, सभी वो अपने पत्र पत्रिकाओं में लिख रहे थे। और यहाँ तक कि यही नहीं लिखते थे बल्कि इनसे मुक्त कैसा हुआ जाए इसका भी वह सुझाव वहाँ प्रस्तुत करते थे। तो राष्ट्रवाद की नींव ही पड़ी पत्र पत्रिकाओं से, हमारे दूर दराज के क्षेत्रों तक उनकी पहुंच हो सकी, और जिसके कारण कि राष्ट्रवाद को एक ऊर्जा मिलती थी। तो इन पत्र पत्रिकाओं से सवाल पूछा ही जाता है यूपीपीसीएस में, इसलिए याद रखिएगा अरविंद घोष का वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका और सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। अब यहां पर सवाल क्या पूछा है, सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया। पत्र पत्रिकाएं बहुत छपी लेकिन सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र की, याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक जो संजीवनी थी, इसमें सर्वप्रथम विदेशी या ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया गया। इसके अलावा बाकी जो पत्रिकाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। अरविंद घोष का जो पत्र था वंदे मातरम, यह बंगाल में बंगाली भाषा में था दोस्तों। ठीक है, 1905 में ही जिस समय यह घोषणा हुई थी उसी समय यह काफी चर्चित हुआ, काफी यह लोकप्रिय हुआ वंदे मातरम, जो अरविंद घोष के द्वारा निकाला जाता था। इंग्लिश में निकाला जाता था, याद रखिएगा वंदे मातरम किस भाषा में निकाला जाता था, इंग्लिश भाषा में। फिर तीसरा आता है आपका मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका। यह भी काफी फेमस पत्रिका थी, लेकिन इसको जो है 20 फरवरी 1868 में, अर्थात बहुत पहले बांग्ला भाषा में इसको शुरू किया गया था। दो भाई थे, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। देखिए याद रखिएगा, शिशिर घोष भी पूछ सकता है और मोतीलाल घोष भी पूछ सकता है। अमृत बाजार पत्रिका, तो याद रखिएगा दोनों ही सही होंगे। शिशिर घोष और मोतीलाल घोष दोनों भाई थे, दोनों बांग्ला भाषा में इसको निकालते थे। और यह पत्रिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूछता है कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने, याद रखिएगा 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, इसने भारतीय जो पत्र उसमें निकल रहे थे, राष्ट्रवादी पत्र निकल रहे थे, उनमें प्रतिबंध एक प्रकार से इस एक्ट के द्वारा लगाने का प्रयास किया गया। तो यह एक ऐसा साप्ताहिक, ये ऐसा पत्रिका थी अमृत बाजार, जिसने रातों रात इस एक्ट के जो प्रावधान से उससे बचने के लिए रातों रात पहले बांग्ला भाषा में छपती थी, लेकिन जैसे ही ये कानून लागू हुआ अंग्रेजी भाषा में निकालना शुरू कर दिया। अमृत बाजार पत्रिका, याद रखिएगा। अगला है सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। देखिए डॉन जो है ये सोसाइटी थी, एक डॉन सोसाइटी। इसको सतीश चंद्र मुखर्जी ने इसका निर्माण, इसकी स्थापना की थी 1902 में कलकत्ता में। इसका मुख्य कारण दोस्तों समाज सेवा था, और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है डॉन सोसाइटी क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए भारत के, वो इस सोसाइटी से बहुत ही प्रभावित थे। इस सोसाइटी का उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था, कई जगह इन्होंने जिक्र भी किया, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो चारों के बारे में हो गया। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अलाउद्दीन मतलब अलाउद्दीन खिलजी वंश का था। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो ये पूछता है यूपीपीसीएस में, अक्सर क्रम पूछ लेता है।
कि कौन सा वंश सबसे पहले रहा, कौन सा वंश तीसरे, दूसरे, चौथे नंबर पे, तो याद रखिएगा GKTSL, इस क्रम को याद रखिएगा, GKTSL, ठीक है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश। जो दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे, GKTSL, जीके मतलब आप जानते हैं जनरल नॉलेज, TSL याद रखिएगा। जी से गुलाम वंश सबसे पहले, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इस ढंग से याद रखिएगा, याद रहेगा क्रम संस्थापकों का भी। तो यहां पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई केंद्रीय सेना का गठन किया। इनमें से यह पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो यह तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि उसने सबसे पहले स्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया था। सबसे पहले स्थायी केंद्रीय सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य शासन या शासन था कह लीजिए, उसका मूल आधार ही सेना था। उसने बहुत चीजें बदली थी, हुलिया प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा, जो बाद के जो महान शासक हुए, चाहे शेर शाह सूरी हो, चाहे अकबर हो, उन्होंने भी घोड़ा को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा इसकी जो है लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो लागू की थी, ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, बाद में पूछता भी है कि किन किन राजाओं ने घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा अपने यहां लागू की सैन्य शासन में, तो शेर शाह सूरी, अकबर भी उसमें शामिल थे। तो पहला ही गलत हो गया, उसने स्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया था, अस्थायी केंद्रीय सेना का गठन नहीं किया था। पहला ही इसका आपका उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा लागू की, तो पूछेगा नगद, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने लागू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने दाग व हुलिया प्रथा चलाई, घोड़े को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा किसने चलाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। अंतिम अलाउद्दीन ने एक नए विभाग दीवाने मुस्तक राज का गठन किया। बिल्कुल सही है, दीवाने मुस्तक राज का उसने गठन किया, लगान और कर वसूली के दोष को समाप्त करने हेतु। किस लिए किया था, लगान और कर वसूली में जो दोष थे उनको समाप्त करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज विभाग नामक विभाग की स्थापना की। इसके अलावा इस दो प्रकार के नए कर इसने अधिरोपित किए। कौन कौन से, घरी कर और चरी कर। यह भी पूछता है घरी कर और चरी कर किसने अधिरोपित किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका शासनकाल दोस्तों 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा। इसका जो संस्थापक था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी था, इसका चाचा था वह, जिसकी ये हत्या कर देता है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, जो पद्मावत आई थी, तो उसमें आपने देखा होगा उसने अपने चाचा का जो है वध कर दिया था, मार दिया था उनको सत्ता हथियाने के लिए। जलालुद्दीन खिलजी का जो समय रहता है 1290 से 1296 तक रहता है। उसके बाद ये मार करके सत्ता पर काबिज हो जाता है 1296 से 1316 ईस्वी तक यह रहता है। इसके बचपन का नाम पूछता है दोस्तों, उलूग खां इसके बचपन का नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी का, उलूग खां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संगम युग। देखिए संगम युग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से बनते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो संगम युग के बारे में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, जो डिटेल वीडियो होगा उसमें देख लीजिएगा। यहां पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए दोस्तों सबसे पहले संगम युग होता है क्या जान लीजिए। देखिए संगम नाम जो पड़ा है, संगम मतलब कई लोग मिल जाएं आकर, जैसे गंगा यमुना का संगम, दो नदियों का संगम, कई लोग मिलकर गोष्ठी करें उसको संगम। तो यहां पर क्या होता था, एक प्रकार से सेंसर बोर्ड बैठता था। अगर कोई साहित्य हमको छपवाना है, उसको प्रकाशित करवाना है, तो एक गोष्ठी होती थी, संगम होता था, वहां पर बहस होती थी उस पर, और वहां से जब पारित हो जाता था कि हाँ अब आप इसको संकलित कर सकते हो, इसका संपादन कर सकते हो, तब जाकर के कोई साहित्य वहां से निकलता था। तो दक्षिण भारत में एक कालखंड रहता है पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक, अर्थात 100 ईस्वी से लगभग 250 ईस्वी तक। इस समय को संगम युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और संगम साहित्य या इस समय जो साहित्य यहां से पारित हुए उनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो तमिल
और इस समय जो साहित्य लिखे गए उनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिल भाषा में मुख्यतः लिखे गए थे। 3 राज्य संबंधित थे इससे, 3 राज्यों से संबंधित थे, चेर, चोल और पांड्य। ये तमिल साहित्य थे, इसमें 3 वंशों के बारे में उल्लेख है, चेर, चोल और पांड्य। और कुल 3 संगम हुए थे दोस्तों, 3 संगम कुल हुए थे, अर्थात 3 ऐसी कुल गोष्ठियां हुई थी। पांड्य शासकों के संरक्षण में हुई थी, याद रखिएगा। चेर, चोल, पांड्य 3 उस समय राजा थे जिनका उल्लेख है इसमें साहित्यों में, लेकिन पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये संगोष्ठियां हुई थी, ये संगम हुआ था। कुल 3 संगम हुए थे, जिसमें से आपको याद रखना है जो पहला संगम हुआ था वह मदुरै में हुआ था, तमिलनाडु में। अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष थे। दूसरा कपाटपुरम या अलवे में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष अगस्त ऋषि ही थे। बाद में तोलक्का पियर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, तो 2 लोग इसके अध्यक्ष थे। और यह कपाटपुरम या अलवे जिसको कहते हैं वहां हुआ था। और तीसरा फिर से मदुरै में होता है। तो पहला और तीसरा मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में। पहले और दूसरे में जो अध्यक्ष रहते हैं अगस्त मुनि रहते हैं, अगस्त ऋषि रहते हैं, लेकिन दूसरे में बाद में तोलक्का पियर भी अध्यक्ष बनते हैं। तीसरा वाला जो मदुरै में होता है, तीसरा संगम, वो उसके अध्यक्ष नक्कीर रहते हैं। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जो पहला संगम था उसमें कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। पहले संगम का कोई भी साहित्य मौजूद या उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम का एकमात्र साहित्य उपलब्ध है, वह है तोलक्का पियम। जो इसके अध्यक्ष थे तोलक्का पियर, उन्हीं का एक ग्रंथ है तोलक्का पियम। यह केवल यही काव्य उपस्थित है। और तीसरे अगर की बात करें तीसरे संगम की, तो ढेर सारे साहित्य इसके उपलब्ध हैं, लेकिन मुख्यतः 3 का नाम प्रमुख है। और यही तीनों, इन्हीं तीनों का महत्व भी है। क्या क्या? सिलप्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। सिलप्पादिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि बहुत इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हम आपको पूरी कहानी सहित डिटेल में संगम युग जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल अभी यहां पर फिर से लौट आते हैं। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है? तो दोस्तों मणिमेखलई, मणिमेखलई यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मणिमेखले संगम युग के बौद्ध ग्रंथ से संबंधित, जिसके लेखक कौन थे? बौद्ध अन्न व्यापारी शीतलय सत्तनार, शीतलय सत्तनार। और इसे बौद्ध पुस्तक इसीलिए माना जाता है। और इसकी कथा दोस्तों वहां से आरंभ होती है जहां से सिलप्पादिकारम की कथा समाप्त हो जाती है। इसलिए हम यहां पर कथाएं न बताते हुए यहीं पर आपको इतने पे ही रोकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बाद में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्र ने सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया? ऑप्शन है संवाद कौमुदी, बंगदूत, समाचार दर्पण और समाचार चंद्रिका। जैसा कि आपको मालूम है, आप हर कोई जानता होगा संवाद कौमुदी, तो लेकिन यही नहीं याद रखना है कौन निकालता था, कौन प्रकाशित करता था। तो संवाद कौमुदी को यह बंगाली साप्ताहिक था। सबसे पहली बात तो यह भी पूछा है कई बार कि साप्ताहिक था कि मंथली था, मासिक था, या फिर रोजाना वाला था, दैनिक था। तो यह साप्ताहिक पत्र था संवाद कौमुदी, और यह किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र भी था। 1821 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी था। ठीक है, इसके बाद राजा राममोहन राय की एक महत्वपूर्ण पत्रिका और थी, याद रखिएगा, मिरातुल अखबार। 1822 ईस्वी में उन्होंने उसको संपादित। तो क्रम भी याद रखिएगा, संवाद कौमुदी 1821, फिर 1822 में मिरातुल अखबार। इन्हीं कोशिशों के कारण राजा राममोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। किसे राष्ट्रीय प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। देखिए बंगदूत भी राजा राममोहन राय की ही रचना थी। बी जो ऑप्शन है, बंगदूत भी राजा राममोहन राय की ही का ही साप्ताहिक था। यह कलकत्ता से छपता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको 4 भाषाओं में छापा जाता था, बंगाली, हिंदी, उर्दू और बनारसी। बंगाली, हिंदी, उर्दू और बनारसी साप्ताहिक था। बंगाली साप्ताहिक 1829 से
इसको कलकत्ता से संपादित किया राजा राममोहन राय ने 4 भाषाओं में। फिर आता है समाचार दर्पण। आपका समाचार दर्पण के बारे में जान लीजिए। 1818 में श्री रामपुर के पादरियों ने इसको छापना शुरू किया था, समाचार दर्पण को 1818 में। और समाचार चंद्रिका यह 1822 में छपना स्टार्ट हुआ। इसका संपादन भवानी चरण बंदोपाध्याय ने किया था, जो कि पहले संवाद कौमुदी से जुड़े हुए थे। वो पहले जो भवानी चरण बंदोपाध्याय थे पहले संवाद कौमुदी से जुड़े हुए थे। बाद में इनकी खटपट हुई थी, अनबन हो गई थी राजा राममोहन राय से। तो बाद में इन्होंने समाचार चंद्रिका नामक नई पत्रिका का संपादन इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे भारत का पहला समाचार पत्र यदि पूछ लिया जाए, भारत का पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था, भारत का पहला समाचार पत्र। वहीं पूछा जाए कि भारतीय भाषा में निकला हुआ पहला समाचार पत्र तो समाचार दर्शन, यह 1818 में कैरे और मार्शमैन इन्होंने निकाला था। भारतीय भाषा में निकाला गया पहला समाचार पत्र था समाचार दर्शन। इतनी चीजें याद रखिए, इतना ढेर सारा आपको फैक्ट इस क्वेश्चन में मिल गया। जो बचेगा बाद में क्वेश्चन होते रहेंगे, वो जो छूटा छाटा रहेगा सब होता जाएगा, कुछ बचेगा नहीं कोई मिला करके। कहने का अर्थ यह है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है? पहला है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है। सही है, बिल्कुल सही है, हमने आपको बताया हुआ था पिछले वीडियो में। दूसरा है तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओ का वर्णन है, यह भी बिल्कुल सही है। पिछला वीडियो आप देखिएगा, हमने सब बताया किसमें क्या है, कठो और कौन किसका उपनिषद है, यह भी बताया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है, यह भी बिल्कुल सही है। तो जो दोस्तों मैं एक वीडियो में बता दूंगा, बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे समय जाया होगा। तो आप, इसीलिए मैं कहता हूं सर सभी वीडियो देखते रहिए। जहां पे हमने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसको मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो चीजें छूटी हैं वही मैं बताऊंगा। जैसे ये आ गया, डी कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण है, और यही गलत है दोस्तों, यही गलत है। बाकी तीनों सही हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से, याद रखिएगा। बृहदारण्य पूछेगा याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद किसमें है, तो बृहदारण्य उपनिषद में है। कहां पर किस उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओ का वर्णन है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर है यम और नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद का वर्णन किसमें है, तो कठोपनिषद में है। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण, ये गलत है। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, बाकी सभी वेद मात्र पद्य में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। तो लेकिन इसमें अगर यह पूछा जाए कि यजुर्वेद में भी आपको ऑप्शन आ जाएगा शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, 2 भाग हैं इसके, शुक्ल और कृष्ण। देखिए, इन दोनों शाखाओं में जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है वह सिर्फ पद्य में है जैसे कि अन्य वेद हैं, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है दोस्तों वह गद्य और पद्य दोनों में है। तो यह आपको याद रखना है, शुक्ल यजुर्वेद यह उत्तर भारत में प्रचलित है, कृष्ण यजुर्वेद यह दक्षिण भारत में प्रचलित है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद तो गद्य पद्य में है, आप जानते हैं दोनों में, लेकिन यदि पूछा जाए कि कौन सा गद्य और पद्य दोनों में है और पूछ लिया जाए शुक्ल और कृष्ण दोनों, तो वहां पे आप कृष्ण यजुर्वेद को टिक करेंगे, वही आपका सही आंसर होगा। तो और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का ग्रंथ का नाम दोस्तों शतपथ ब्राह्मण नहीं है, उसका नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है। क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। जबकि शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण है। यह भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने INA के कैदियों के पक्ष में चलने वाले जो लाल किले के मुकदमे के नाम से फेमस है
उस मुकदमे की पैरवी की। INA इंडियन नेशनल आर्मी, उनके जो कैदी थे उनके पक्ष में चलने वाले लाल किले के फेमस जो प्रसिद्ध मुकदमा था उसकी पैरवी इनमें से किसने की थी? तो चारों ही इसका उत्तर होगा। आसफ अली, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, इन चारों ने ही पैरवी की थी। 1945 में यह मुकदमा चला था। क्रम यह इसलिए सन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 1945 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा INA के सैनिकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त जो थे दोस्तों, याद रखिएगा, प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान। यह भी पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, याद रखेगा, प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान। इन पर सरकार की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे की भारत में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई तथा भारत के नामी वकीलों ने मिलकर एक बचाव समिति का गठन किया। इस समिति का नेतृत्व जो कर रहे थे भूला भाई देसाई कर रहे थे। और इस समिति में अन्य जो वकील थे उसमें तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, यहां पर आसफ अली दिया है, आसफ अली भी लिख देता है, अरुणा आसफ अली, ये सभी वकील थे इस समिति के, बचाव समिति के। ठीक है, यह एक ऐसा मुकदमा था दोस्तों, महत्वपूर्ण मुकदमा, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 30 वर्ष बाद फिर से वकील या बैरिस्टर की पोशाक पहनी थी। तो यह ऐसा महत्वपूर्ण मुकदमा था। इसमें अंत में क्या हुआ, लोगों ने, जो समिति के लोग थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तर्क दिए, लेकिन फिर भी जो जज थे उन्होंने इन तीनों को, जो हमने आपको नाम बोला, मृत्युदंड की सजा सुना दी। लेकिन भारत में इसका बहुत ही घोर विरोध हुआ, जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसी में वो नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। तब जो तत्काल वायसराय लॉर्ड वेवेल थे उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और जो मृत्युदंड दिया गया था उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। तो ये थी पूरी कहानी इसकी। अगला प्रश्न, अगला मिलान करने को है, विभिन्न लोग हैं और किस षड्यंत्र से या किस कांड से जुड़े हुए हैं। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों ही दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए हैं। 1908 में जो हुआ था, इसमें हुआ क्या था कि बंगाल विभाजन के बाद जो विद्रोह हो रहा था कलकत्ता या बंगाल में, तो वहां पे कलकत्ता का जो मजिस्ट्रेट था, किंग्सफोर्ड उसका नाम था, उसने जो लोग पकड़े जाते थे बंगाल विभाजन में, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था उनको बहुत ही यातना वाला जो है यह सजा देता था। बहुत ज़्यादा इसने अत्याचार किए थे, ऐसे ऐसे इसने निर्णय दिए थे। तो इसका जो है अंग्रेजी शासन ने प्रोन्नत किया, इसको प्रमोशन दिया, प्रमोशन देकर मुजफ्फरपुर में इसको सत्र न्यायाधीश बना दिया। तो उस समय एक युगांतर समिति कार्य कर रही थी, एक गुप्त समिति थी, एक गुप्त संस्था चल रही थी क्रांतिकारियों की, युगांतर नाम था। उसी से ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जुड़े हुए थे। खुदीराम बोस मात्र 19 वर्ष, लगभग 19 वर्ष के थे उस समय जब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इसको मारना है, अर्थात किंग्सफोर्ड को गोली और बम से मार देना है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को इसके लिए चुना गया। ये लोग गए, इन्होंने अच्छे से पहले पहचान लिया कि कौन सी बग्घी है, किस बग्घी से किंग्सफोर्ड निकलता है। यहां तक कि खुदीराम बोस स्वयं उसके कार्यालय जाकर के उसको पहचान लिया। लेकिन रात का अंधेरा था, बग्घी आ रही थी, इन्होंने सोचा कि वही बग्घी है जो जिसमें किंग्सफोर्ड बैठता है, लेकिन वो बग्घी कोई दूसरी बग्घी थी, उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं रहती हैं। और खुदीराम बोस बम से हमला कर देते हैं और उन 2 महिलाओं की हत्या हो जाती है। अंग्रेज इनका पीछा करते हैं। जो प्रफुल्ल चाकी रहते हैं ये खुद को गोली मार लेते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, मृत्यु हो जाती, शहीद हो जाते हैं। जबकि खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है, इनको फांसी की सजा हो जाती है, फांसी चढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये था, इस घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। 1908 में घटना हुई थी और इसने पूरे
विश्व में, यही नहीं ब्रिटेन में भी तहलका मचा दिया था। यह पहली ऐसी बड़ी घटना थी जिसने, और इसका प्रभाव उस न्यायाधीश पे भी, किंग्सफोर्ड पे भी पड़ा। उसने तुरंत नौकरी छोड़ दिया, भाग गया यहाँ से, ठीक है ना। तो महत्व तो था इसका असर हुआ काफी। इसके बाद में और भी घटनाएं देखी गई। हालांकि उस समय ऐसे लोगों को आतंकवादी कहकर पुकारा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। फिलहाल ये आप जानते रहिए, इतनी चीजें फैक्ट से जितने भी रिलेटेड थे इस घटना से वो जान गए आप। दूसरा है सुखदेव। आप जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी पे चढ़े थे। लाहौर षड्यंत्र कांड में इसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, उन पर लाठीचार्ज हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका बदला लेने के लिए इन्होंने 1928-29 में क्या किया था, उस समय के जो जेम्स स्कॉट नाम था पुलिस अधीक्षक, उनको मारने का प्लान था इनका, ठीक है। उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और शिवराम ये सभी सम्मिलित थे। लेकिन स्कॉट की जगह इन्होंने गलत पहचान कर ली। उसकी जगह पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या इन्होंने कर दी, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी जाती है। हालांकि बाद में उसमें जो है जेल में काफी घटनाएं घटती हैं, इसके साथ और भी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसका हम बाद में जब इन घटनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उसमें वर्णन करेंगे, या फिर और भी जो प्रश्न आते रहेंगे उसी अनुसार हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है ना। अगला है अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब किससे जुड़े थे दोस्तों, काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा के लिए हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश जो संपत्ति या ब्रिटिश खजाना था उसको लूटने का एक प्लान था। एक ऐतिहासिक घटना थी। 9 अगस्त 1925 को यह ऐतिहासिक घटना घटी थी, और एक ट्रेन में जहां पर डकैती की गई थी, इसके लिए शाहजहांपुर में बैठक हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने बैठक की अध्यक्षता की थी। उसमें अंग्रेजी सरकार का जो खजाना लूटने की योजना बनाई गई थी। तो एक दल जिसके प्रमुख राजेंद्र नाथ लाहड़ी थे, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ, उस समय जो जिला था, काकोरी रेलवे स्टेशन, लखनऊ से काकोरी रेलवे स्टेशन की तरफ छूटी। याद रखिएगा 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन उसका नाम था। उसकी चेन को खींच लिया किसने, राजेंद्र सिंह या राजेंद्र नाथ लाहड़ी ने। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों ने समूची ट्रेन पर धावा बोला और उसका खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लगभग 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने, मुसाफिरों की हत्या आदि करने का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड या फांसी की सजा सुना दी गई। 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर के काला पानी या आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया। यही काकोरी कांड था। अगला है मास्टर सूर्यसेन। मास्टर सूर्यसेन दोस्तों चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है। चटगांव कहाँ स्थित है, बंगाल में। वहां पर शस्त्रागार जो अंग्रेजों का रहता है उसको ये लोग लूट लेते हैं। इनके द्वारा जो आर्मी बनाई जाती है उसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। सूर्यसेन की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें कुछ समय के लिए चटगांव से या बंगाल के जो चटगांव था शस्त्रागार लूट करके वहां से अंग्रेजी शासन का अंत कर दिया जाता है। तो एक बहुत प्रभावशाली घटना थी। इसके बाद अन्य घटनाएं इसी प्रकार की देखने को देश में मिलती हैं। काफी इसने हिम्मत जगा दी लोगों के अंदर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसका उत्तर जो होगा सी होगा 4 1 2 3 4 1 2 3 दोस्तों, ठीक है ना, सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा। पहला है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस दोस्तों 1929 में हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी हुई थी।
SHRA के अनेक क्रांतिकारी भी इसमें गिरफ्तार किए गए थे और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। बाकी आप तो जानते हैं, हमने अभी जिक्र किया लाहौर षड्यंत्र केस का। फिर आपका वाइकोम सत्याग्रह जो आता है 1924-25 ईस्वी में, यह एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। इसके डिमांड, इसकी मांगे लगभग वही गांधी जी की जो रहती थी उसी प्रकार की थी, उसी प्रकार का आंदोलन था, शांतिवादी आंदोलन था। 1924-25 ईस्वी में चलाया गया। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा, T.K. माधवन, के केलप्पन तथा KP केशव मेनन। ये सभी इसका नेतृत्व करता थे वाइकोम सत्याग्रह के। ये मुख्य रूप से दोस्तों जो सामाजिक कुरीतियां थी, खासकर अस्पृश्यता जो थी, उसकी कुप्रथा थी, उसके विरुद्ध चलाया गया था। त्रावणकोर भी पूछ सकता है, त्रावणकोर में मुख्यतः यह चलाया गया था केरल में, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। फिर आपका काकोरी कांड आता है, जिसका हमने अभी जिक्र भी किया। 9 अगस्त 1925 क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। फिर नेहरू रिपोर्ट आपकी जो आती है 1928 ईस्वी में आता है। साइमन कमीशन का विरोध और बहिष्कार के पहले ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव जो लॉर्ड बर्कनहेड थे, उन्होंने कांग्रेस नेताओं को संविधान का प्रारूप तैयार करने की चुनौती दी थी। उस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया गया था नेहरू द्वारा, और इसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 ईस्वी में ये रिपोर्ट आई थी। इसकी जो मेन बातें हैं, जो हम नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 जो सूत्र दिए गए थे वो सब पढ़ाएंगे, तो उसमें हम बताएंगे, या उससे संबंधित जो सवाल प्रमुख आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इतना जान लीजिए। तो सही कालानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले 1924-25 में जो आपका वाइकोम सत्याग्रह पहले नंबर पे, फिर काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, फिर नेहरू रिपोर्ट 1928, और लास्ट में लाहौर षड्यंत्र केस 1929। तो D 2, 3, 4, 1 ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? चलिए छोड़ते हैं इसको, काफी लंबा वीडियो हो जा रहा है, यह 2 प्रश्न छोड़ दे रहे हैं। इसको नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम जोड़ेंगे, ठीक है। काफी लंबा वीडियो नहीं करना है, इतना बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज देर हो गई, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 8 बजे की क्लास होती है हमारी, ठीक है, और 8 बजे ही होगी डेली। नमस्कार आप सभी को। चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। लोग अपना, काफ़ी लोग 8 बजे वेट किए होंगे, मुझे पता है। जो लोग आएंगे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। जो लोग आते जाएंगे जुड़ते चले जाएंगे। नहीं, अभी तो आ रही होगी वॉइस, हमने जो है अभी ठीक है आवाज? ठीक, चलिए ठीक है, प्रारंभ करते हैं। आप लोग अब जवाब दीजिए। ये प्रश्न है आपका, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर
को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जे को हटाने तथा राज्य के पुनर्गठन का निर्णय लिया? बताइए इसका उत्तर। चारों स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इसका क्या प्रभाव होगा। 1 2 3 4 के क्रम में बताइए, ABCD नहीं दिया है, 1 2 3 4 कब में बताइए कि कौन कौन से सही होंगे, मतलब कौन कौन से प्रभाव होंगे इसमें से। कोई नहीं? ठीक है आदित्य चौधरी जी, आपका उत्तर एकदम सही है, 1 3 4। तीसरा नहीं सही है, तीसरा गलत है। राज्य में कानून व्यवस्था, सॉरी आपने क्या 1 3 4 कहा है, ठीक है 1 3 4 सही है। दूसरा गलत है, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल जो है अभी तक 6 वर्ष का होता था। तो अभी इस संशोधन के बाद वो अन्य विधानसभाओं की तरह ही, जैसे कि अन्य राज्यों की विधानसभाएं हैं 5 वर्ष, तो अब 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। बाकी तीनों सही है कि जम्मू कश्मीर में राज्य के स्थायी नागरिकों और भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों के मध्य भेदभाव समाप्त हो जाएगा। तीसरा जो स्पेशल संरक्षण प्रदान किया जाता तो वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा है राज्य में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होगी, बिल्कुल सही है, संघ शासित प्रदेश हो गया है वो, भले ही विधानसभा वाला हो, मुख्यमंत्री वाला हो। संसद की ओर से बनाए गए प्रत्येक कानून जम्मू कश्मीर की विधानसभा की मंजूरी के बिना अब लागू होंगे। अभी तक मंजूरी की आवश्यकता पड़ती थी, तो जो जो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे अब वो सभी केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। अगला प्रश्न भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है। इसमें कौन से कथन सही है या हैं, बताएं। ये रहे आपके ऑप्शंस। इसके माध्यम से भारतीय संविधान के सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे। दूसरा, इस आदेश के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 का लोप किया गया है। जब संविधान आदेश 2019 के संदर्भ में ये है। आप लोग अपने उत्तर दे दें, दोनों सही है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है। ठीक है आदित्य जी, वनली 1। अनुच्छेद 370 का लोप नहीं किया गया है, 370 हटाया नहीं गया है, 370 के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। कुछ प्रावधानों को बिल्कुल हटा लिया गया है, कुछ प्रावधानों का प्रयोग किया गया है इसमें, तो इसका केवल ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इनमें से कौन सा सही है बताएं आप। ठीक है अमरीश चंचल जी, सही जवाब है। अच्छा अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। हरिओम गंगवार, सही उत्तर है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, उसने समर्थन किया था, मूल अधिकारों का एक उसने प्रस्ताव पेश किया था। तो ये जो है ए केवल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है मूल अधिकार के संदर्भ में। ठीक है मधुसूदन जी, सही बोल रहे हैं आप। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी अन्य जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबन करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक, तो डी इसका उत्तर है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये वक्तव्य हैं और सही कौन से होंगे वक्तव्य, आप 1 2 3 के फॉर्म में हमको बताएं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए।
मौलिक अधिकार। मधुसूदन श्रीवास्तव जी, आपका उत्तर एकदम सही है। ठीक है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्य को संप्रभु बनने से रोकते हैं, संप्रभु और निरंकुश होने से रोकते हैं मौलिक अधिकार। तो राज्य के विरुद्ध एक गारंटी होते हैं सुरक्षा की। दूसरा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते हैं, सामाजिक और राजनीतिक सही है। चौथा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यह अच्छा, आर्थिक अगर ये नहीं करते हैं तो आर्थिक जो न्याय है वो कौन सा भाग सुनिश्चित करता है, आप बता सकते हैं? आर्थिक न्याय की संकल्पना कहां पर सुनिश्चित की गई है? भारतीय संविधान में, डीपीएसपी। ठीक है, भाग 4 जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है, आर्थिक न्याय की संकल्पना को पूर्ण करता है। तो चौथा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की ही भांति हैं, ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही मूल अधिकारों का प्रावधान भारत में लिया गया है। तो केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा स्टेटमेंट गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अर्थात विधायी जो सत्ता है उस पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा अनुच्छेद लगाता है? जिसके पास विधि को लागू करने का अधिकार है या विधि के क्रियान्वयन का अधिकार है, तो उस पर नियंत्रण कौन लगाता है? जी बिल्कुल सही, ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या दो बातें की गई हैं? क्या? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, अर्थात राज्य विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये इस तरह का शब्द यूज किया गया है जो कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। बाकी विधि के समक्ष समता शब्द इंग्लैंड से लिया गया है, विधियों के समान संरक्षण शब्द यूएसए से लिया गया है। विधि के समक्ष समता मतलब विधि के समान, अर्थात कानून के समक्ष सब बराबर हैं, अमीर गरीब, कोई उच्च नीच, कोई जाति का नहीं है, कोई धर्म का नहीं, सब समान है। चाहे लिंग आधारित हो, चाहे जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो, सब समान है कानून के सामने। लेकिन जो दूसरा वाक्य है कि विधियों के समान संरक्षण, ये यूएसए से लिया गया है और ये युक्त विभेद की बात करता है, अर्थात जरूरत पड़ने पर समानता के लिए विभेद किया जा सकता है समानता स्थापित करने के लिए। हालांकि हमने आपसे ये जिक्र किया हुआ है इसके बारे में। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? 13, 14, 15, 16। समानता का अधिकार किनके में दिया है, किस किस अनुच्छेद में? जो लोग अभी आए हैं वो बैक करके क्वेश्चंस को देख लें। मूल अधिकार ये चल रहा है, मूल अधिकार के 2 पार्ट आएंगे। आज काफी लेट हो गया जी। 14, 15, 16, 2, 3, 4। ठीक है, निर्भय सिंह जी बहुत सही आपका उत्तर। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें शब्द समाहित है, हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसी में जो अधिकार दिए गए हैं इसी का प्रयोग करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं। जो संसद कानून, संसद या राज्य विधानसभा जो भी कानून बनाती है उसका मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं कि कहीं ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की मात्रा तक वो शून्य घोषित हो जाएगा, अर्थात असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। अनुच्छेद 13 यह कहता है। बाकी 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार, समानता का मूल अधिकार मिला हुआ है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, जिसमें 14 में आपको बताया हमने विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 ये
मुख्यतः आपसे यहाँ जो जो प्रश्न बनता है, शिक्षा से संबंधित अधिकार यहाँ प्राप्त हैं। शिक्षा संबंधित जो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिए जाते हैं अनुच्छेद 15 के तहत दिए जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 15(3) में स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। 15(6) हाल ही में जोड़ा गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो शैक्षिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान 15(6) जोड़ा गया हाल ही में। इसके अलावा 15 में जो 15 में मूल बात की गई है कि आयु, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, समानता की बात की गई अनुच्छेद 15 में। बाकी अनुच्छेद 16 में भी अभी हाल ही में 16(6) जोड़ा गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण। तो अनुच्छेद 15-16 में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस ढंग से अगर आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 15 शिक्षा की बात करता है, अनुच्छेद 16 नौकरी की बात करता है, अर्थात सरकारी नियोजन की बात करता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, और युक्त विभेद की बात करता है। तो पहले शिक्षा फिर नौकरी, आप पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर नौकरी करते हैं ना, तो बस इस ढंग से अगर याद रखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जी मधुसूदन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले 15 में पढ़ेंगे फिर 16 में नौकरी पाएंगे, ये अच्छा तरीका है याद रखने का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अब बताइए। अब यहाँ पे देखिए शिक्षण संस्थान दे दिया तो 16 को तो हटा देना है, शिक्षण संस्थान आ गया तो 15 में ही रहना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इस ढंग से आप 2 को तो डिलीट कर सकते हो देखते ही, 16 तो होगा नहीं यहाँ पे। नौकरी की बात होगी तब 16 में जाएंगे, शिक्षा की बात होगी तो 15 में रहेंगे। तो 15(4) में रहेंगे या 15(5) में रहेंगे? ये इसका जो है बी। ठीक है निहारिका शर्मा जी, उत्तर आपका सही है बी। अनुच्छेद 15(5) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ों के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है अनुच्छेद 15(5) में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को देखिए हमने 2 दिन लगातार वीडियो दिए हैं आपको संविधान के अनुच्छेदों पे, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर, तो वो वीडियोस देखना मत भूलिए। आप चले जाएं, प्लेलिस्ट में भी होगा, और वीडियो की लिस्ट में अब जाएंगे आप जब अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पे जब क्लिक करेंगे तो जितने वीडियोस मैंने दिए हैं 8-10 दिन का दिख जाएगा, उसमें दिया होगा थंबनेल में कि अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा। और जो हमारे ग्रुप में है, ग्रुप में तो हमने शेयर किया है, वो अवश्य देख लें, उसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो। 1 घंटे का वीडियो है, उसका एक पार्ट आया है, दूसरा पार्ट मैं कल परसों तक मैं दूंगा। जो जरूरी चीज़ें आप लोग नहीं देखते हो वो बहुत आवश्यक है आपके लिए। ऐसे आपको पहाड़, झरना देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्व का होता है, उसको थोड़ा लॉजिकल होता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, उसको आप लोग मतलब कि आप लोग कम देखना पसंद करते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। लेकिन पढ़ना वही है आपको, वो पहाड़, झरना, झील पढ़ने से आपको अब लाभ नहीं होने वाला है, पहले होता था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, लेकिन पढ़ना वो भी है महत्वपूर्ण, एक एक चीज़ है, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती एग्जाम के लिए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझने में ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, बाकी चीज़ों को आपको पढ़ना है, रटना है, गढ़ना है, इसी तरह कोडिंग करनी है याद करने के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अच्छा दे दिया आप लोगों ने उत्तर, सागरिका जी उत्तर सही है आपका, सागरिका जी उत्तर आपका सही है, बी इसका उत्तर है, अनुच्छेद 32। ठीक है अनुच्छेद 32 क्या करता है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 नहीं है दोस्तों, अनुच्छेद 13 है ये। ठीक है अनुच्छेद 13 है, कोई कानून बनाएगा तो अनुच्छेद 13 के तहत उसकी समीक्षा होगी। वो समीक्षा ये होगी कि ये नियम कहीं संविधान की अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करते हैं,
अगर उल्लंघन करते हैं तो ये नियम कानून जो है वो शून्य घोषित कर दिए जाएंगे न्यायालय के द्वारा। तो इसका उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के बारे में हमने बताया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करती है, न्यायिक पुनरावलोकन करती है अनुच्छेद 13 के तहत। अगर कोई संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाएं जब कानून बनाती हैं तो, और अगर ये उल्लंघन करती हैं तो उसको देखिए, जो 5 रिट्स आप कह रहे हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए वो उपचार प्रदान करती हैं, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 13 ये असंवैधानिक कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर देता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 13 की पावर बहुत ज़्यादा है, इस बात को समझें आप। अनुच्छेद 32 ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्रदान करता है कि वो रिट निकाल सकता है अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर वहां जाए। लेकिन अनुच्छेद 13 कानूनों को ही अवैध असंवैधानिक घोषित करने का प्रावधान आपको देती है। तो अनुच्छेद 13 महत्वपूर्ण है, और जो इस प्रश्न का पूछने का उद्देश्य है वो यही है कि जो संसद और राज्य विधानमंडल कानून या नियम बनाते हैं उन पर किस अनुच्छेद को प्राथमिकता प्रदान की गई। तो आर्टिकल 13 जी 137 विशेष है, अनुच्छेद 13 सभी प्रकार के कानूनों के लिए। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायपालिका अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों की भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो विशिष्ट है उद्देश्य में। अनुच्छेद 13 ये विस्तृत शक्ति, व्यापक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। बताएं, ABCD। जी निर्भय सिंह आप सही कह रहे हैं। आर्थिक समानता का आर्थिक समानता की बात नहीं है, सही है। इस प्रश्न के अनुसार जो उत्तर होगा आर्थिक समानता, डी इसका उत्तर। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक वैचारिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये अभी तक तो आर्थिक समानता की बात नहीं थी, लेकिन क्या अनुच्छेद 15(6) और 16(6) ये जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, क्या ये आर्थिक समानता का उपबंध नहीं कर देते हैं मौलिक अधिकार में? जवाब हाँ या ना में दीजिएगा, देखते हैं आप लोगों के विचार, आप लोग कितना सोचते हो। अभी तक तो आर्थिक आधार पे कुछ नहीं था, भेदभाव का या समानता की बात नहीं थी, लेकिन आर्थिक आधार पे जब आरक्षण दे दिया गया EWS को, तो आर्थिक शब्द तो आ ही गया, और इसका उद्देश्य तो समानता लाना ही है। आर्थिक असमानता के आधार पे दिया गया है जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक है ना। तो अब ये, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी निर्णय आने, बहुत सारे याचिकाएं इसमें हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी बड़ा निर्णय आना है इस परिप्रेक्ष्य में, और निश्चित मानिए कि अगर जिस दिन इस पर निर्णय आएगा, बहुत सारे सिद्धांत, नए नए सिद्धांत, अपने आप में एक बड़ा जो है एक वो अपने आप में एक बड़ा निर्णय होगा, ऐतिहासिक निर्णय होगा। वो दिन, उस दिन के हम लोग साक्षी बनेंगे, और तब ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आर्थिक समानता भी आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आर्थिक समानता भी मूल अधिकारों में, अब अगर इसको वो संवैधानिक ठहराता है तो ये भी कहेगा कि आर्थिक समानता भी मूल अधिकारों में अब उसका भी हिस्सा बन गई है, ठीक है। अभी तक नहीं था, EWS आने के बाद आर्थिक समानता तो आ ही गई है। ये बहस का मुद्दा है, हालांकि इस पर अभी प्रश्न नहीं बना है। जब प्रश्न बनेगा, इस तरह का प्रश्न अगर आ गया सेम, तब तो आर्थिक समानता ही आपको लगाना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास उपाय नहीं है। लेकिन स्टेटमेंटल प्रश्न, नया प्रश्न बनता है तो आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार ही आप प्रश्न को हल करिएगा। तो ये EWS आपको एक विचार प्रदान करता है कि हाँ, अब आर्थिक समानता को भी मूल अधिकारों में समाहित कर दिया गया, ठीक है ना। हरिओम जी, आपका
मैं समझा नहीं, मतलब जी, अब तो आर्थिक समानता हो गई, वही मैं बात कह रहा हूँ। क्योंकि युक्त युक्त भेदभाव किया ही इसीलिए जाता है 15(5) 15(6) के अंतर्गत, ताकि जो विधियों के समान संरक्षण वो प्रदान किया जा सके, अर्थात विभेद करके समानता लाई जा सके। तो इसीलिए आर्थिक समानता शब्द तो नहीं है, लेकिन आर्थिक समानता की अवधारणा अब समाहित कर ली गई है इन दोनों नए अनुच्छेदों को जोड़ने के बाद। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? 103वां, जिसके लिए विधेयक कौन सा नंबर का लाया गया था? 123 या 124? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जी, ये मील का पत्थर साबित होगा, बड़ा निर्णय होगा। जैसे केशवानंद भारती है, मिनर्वा मिल्स वाद है, उस टाइप का कुछ होगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, सभी ने सही जवाब दिया है। मधुसूदन श्रीवास्तव जी ने सबसे पहले, डी इसका उत्तर है। नहीं, इनवैलिड तो नहीं होगा, आप सही कह रहे हैं, इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि असमानता तो असमानता होती है, और कहीं भी असमानता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों में आंकड़ों के आधार पर फैसले दिए हैं। बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अभिभावक है संविधान का, संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करता है। व्याख्याकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो वो जैसी व्याख्या कर देगा, वैसा निर्णयों में जो भी चीज़ आएगी वैसा ही एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, या वही प्रचलन में आ जाएगा पूरे देश में, क्योंकि अभिलेख न्यायालय होता है। तो आंकड़े जो प्रस्तुत किए जाएंगे सरकार के द्वारा, सरकार तो निश्चिंत है, अब तो संवैधानिक प्रावधान हो गया, इसके लिए संविधान संशोधन बकायदा किया गया है। जो शुरुआती निर्णय आया है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का शुरुआती रुझान है वो यही तो है कि ये सही है, इसको गलत नहीं ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। हरिओम गंगावार जी, ये सही कह रहे हैं आप, न्यू फील्ड के अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आरक्षण को लेकर के बहस आगे आने वाले समय में मुद्दा बन सकती है, विशेषकर तब जब विशेषकर तब जब ये देखा जा रहा है कि जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था वो तबके अभी तक गरीब बने हुए हैं, वो अभी तक सरकारी जो सेवाएं हैं उनसे उनकी दूरी बनी हुई है। तो आखिर क्या कारण है, क्यों वो उस सेवा तक, उस सुविधा तक नहीं पहुंच पाए? इसके दो कारण समझ में आ रहे हैं। पहला कारण कि उनको या तो जानबूझ करके दूर रखा गया हो, राजनीति के लिए, वोट के लिए, वोट बैंक के लिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके ही वर्ग में, उनके ही जो वर्ग में लोग आते हों, उनको सुविधा मिली हो, और बाबा साहब की जो सोच थी उसके अनुरूप कार्य न किया हो। बाबा साहब की सोच थी कि एक वर्ग के लोग जो आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग वो अपने वर्ग के लिए काम करेंगे और उनको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और यही ज़्यादा रिलेवेंट भी लगता है, यही ज़्यादा सही भी लगता है कि जो लोग आगे बढ़ गए उन्होंने अपने तबकों के बारे में नहीं सोचा, उनको आगे बढ़ाने में कुछ भी उन्होंने हेल्प नहीं की, उल्टा उनका शोषण भी उन्होंने जारी रखा अन्य वर्गों की भांति, जिससे कि उनकी अभी दयनीय हालत बनी हुई है। सबसे ज़्यादा दयनीय हालत है जो मैला ढोने वाले लोग हैं उनकी, ठीक है, उनकी स्थिति तो आप देख भी नहीं सकते हैं जो स्थिति उनकी होती है। और वो आज से नहीं है, उनका जो है, जो ये पोजीशन है, जो स्थिति है, कंडीशन है, वो स्वतंत्रता के बाद से ही अभी तक वैसा ही बना हुआ है। एक सकारात्मक बहस हो सकती है इस बात पे कि कैसे उन सबको ये सुविधा, 70 साल हो गए, कैसे उन सबको ये सुविधा मिले जो अभी तक इससे अछूते रहे, उनको पता ही नहीं
इस तरह का भी कुछ है, इस तरह की सुविधा भी है उनके लिए। आपको पता, मैं तो कुछ दिन उड़ीसा में रहा हूँ। उड़ीसा में ऐसे जगह रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़े टाइप के लोग रहते हैं। मतलब कि आज भी आप देखोगे ऐसे लोगों को तो आपको लगेगा कि आप जो है 100 साल पहले, 200 साल पहले की चीज़ें देख रहे हो। तो अभी तक वो लोग, उन लोगों को तो पता ही नहीं कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, क्या आरक्षण की क्या व्यवस्था है, सब कुछ। जबकि उनको बकायदा आरक्षण मिला हुआ है, वो आरक्षण में सम्मिलित हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं उनको मिल पाता है, क्योंकि अन्य वर्गों को कहीं ना कहीं मिल जाता है जो सक्षम है। तो एक ये इंटरनल जो डिवाइड हो गया है सब कुछ, इंटरनल जो इनइक्वलिटी पैदा हो गई है, इसको कैसे हटाया जाए, ये बहस का विषय हो सकता है। आप लोगों के विचार बहुत सकारात्मक हैं, ये अच्छी बात है। आरक्षण को लेकर लोग गाली गलौज करते हैं। कोई भी अगर पॉजिटिव बात करे तो बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव हो जाएगा, वो चाहे आरक्षण विरोध में हो और आरक्षण समर्थन में हो। अब समर्थन और विरोध का बहस ही नहीं रहा, क्योंकि आरक्षण अब सबको मिल गया है। अगर देखा जाए तो अब समर्थन और विरोध का कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो लोग आरक्षण के विषय में अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हंसी इस बात की आती है, बड़ी बौद्धिक वर्ग आरक्षण के संदर्भ में बहुत ही ओछी बातें करता है। वो दोनों पक्षों में आप देखेंगे वो बात। जबकि पहली बात तो यह है कि नौकरियां कितनी हैं सरकारी क्षेत्र में, क्या आरक्षण आपकी सभी आकांक्षाओं को और सबके उत्थान में इतना प्रभावकारी हो सकता है जितनी संख्या सरकारी नौकरियों की है? क्या यह संभव है? तो जवाब है नहीं। तो आरक्षण का औचित्य तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। आरक्षण का जो औचित्य था वो केवल यही था, उद्देश्य था कि कुछ लोगों को मिले और वो अपने जो वर्ग के लोग हैं, जो अपने जाति के लोग हैं, उनको उनके उत्थान में कुछ योगदान दें। जब वही फेल्योर हो गया तो कहाँ सिस्टम फिर बच पाएगा? सिस्टम ही फेल्योर हो गया, फिर उसको केवल राजनीति के लिए उपयोग किया जाने लगा। यही कारण है कि अब सबको आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। और राजनीति प्रेरित हो, ये हो सकता है मैं भी राजनीति प्रेरित हो, लेकिन इस बात से एक बहस तो खत्म हो गई जो आरक्षण समर्थक आरक्षण विरोधियों के मध्य रहती थी। उसको खत्म करने का प्रयास किया गया, सॉरी खत्म तो नहीं हुई है। तो एक सकारात्मक बहस कभी आयोजित की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश है, कि एक डिबेट आयोजित की गई हो इस तरह से पब्लिक डोमेन में। लेकिन ऐसा केवल संसद में बहस, गाली गलौज, वही अब होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप लोगों के विचार काफ़ी अच्छे हैं, ये देखकर मुझको अच्छा लगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। बताइए। अस्पृश्यता का निवारण अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है, मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार में आता है। जी हरिओम जी, आप सही कह रहे हैं। अस्पृश्यता का निवारण, थोड़ा सोच समझ के आप लोग जवाब दें भाई। आश्चर्य है कि इस प्रश्न, अच्छा अच्छा ठीक है। विवेक सिंह जी, आपका उत्तर सही है। सबसे पहले आपका उत्तर है, लेकिन इस प्रश्न का काफी लोगों ने गलत उत्तर भी दिया है। इसमें कानून बना करके बिल्कुल सही है, अस्पृश्यता के निवारण के लिए कानून बनाए भी गए हैं, अभी प्रचलित भी हैं। शिक्षा की उन्नति के द्वारा बिल्कुल सही है, शिक्षा की उन्नति होगी, इस तरह की जो धारणाएं हैं वो दूर होंगी। जन जागरण के द्वारा, यह भी सही है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर अस्पृश्यता का निवारण नहीं किया जा सकता है। अगर नौकरियों में प्रवेश दिलाकर अस्पृश्यता का निवारण किया जा सके, ठीक है, ये
प्रत्यक्ष रूप से तो संभव नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ठीक है। चौथा इस परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन, ठीक है, 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? चंपाकम दोराय राजन इनका पूरा नाम था। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराय राजन केस बहुत महत्वपूर्ण केस माना जाता है इसको। तो किस मूल अधिकार में संशोधन किया गया था? मधुसूदन जी ने सही उत्तर इसका दिया है, मधुसूदन श्रीवास्तव जी ने। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 15(4) को संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15(4) को, तो ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया था। इसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें? जी मधुसूदन जी, प्रियांशु जी ने पूरा जितना भी मूल अधिकार और नीति निषेध तत्वों संबंधित विवाद हुए हैं, वाद हुए हैं, वो आप जेहो स्टडी चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा मिलेगा। बहुत अच्छे से उन्होंने पूरी कहानी बताई है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबके लिए महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, मधुसूदन जी ही ने ये आंसर सबसे पहले दिया है, ए, अनुच्छेद 19(1) के अ में प्रेस की आजादी ये अंतर्निहित है, ठीक है। भारत में समाचार पत्रों का या प्रेस का स्वतंत्रता संविधान में सीधे उपबंधित नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अव्यक्त के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने साकल पेपर्स, याद रखिएगा, साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ AIR वाद 1962, इस वाद में यह निर्णय दिया था कि वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। तो साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ये आप याद रखिएगा। साकल पेपर्स, पेपर्स आएगा तो आप अपने आप जो है समझ जाएंगे, समाचार पत्रों और प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? आधार दिए हुए हैं अनुच्छेद 19(1) के अ से लेकर के अंग तक, ठीक है, च तक, ये 6 आपको दिए गए हैं स्वतंत्रता के संबंध में अधिकार, और इन पर युक्त प्रतिबंध भी लागू हैं। तो कौन सा प्रतिबंध अभिव्यक्त की स्वतंत्रता पर नहीं लगाया जा सकता है? जी, आप सभी के उत्तर सही हैं। मधुसूदन जी सबसे पहले उत्तर, अवांछनीय आलोचना, बाकी भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, ये सभी इसके आधार पर प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ठीक है मधुसूदन जी, आपका ही उत्तर सही है, सी इसका उत्तर होगा। 21, अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 इसका सही उत्तर है। आपको एक बात बताऊं दूं कि बहुत लोग 19(4), हरिओम जी आप 19 कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि आप 19(4) का इसमें समझ रहे हैं कि 19(4) के अंतर्गत जो कहीं भी
भ्रमण करने का अधिकार है। तो कहीं भी भ्रमण करने का जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अपने देश के अंदर है, मात्र विदेश में नहीं है। यहाँ पर विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 का जो चौथा सेक्शन है, घ है, वो क्या करता है, कौन सा अधिकार देता है आपको? देश में कहीं भी भ्रमण करने का, आने जाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ। अच्छा, ये वाद भी दिया है, वाद आप याद रखिए। अब प्रश्न जब नए बनेंगे तो वादों से बनेंगे। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी वाद, ये महत्वपूर्ण है। इसके मामले में यह अब निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें कि विदेश भ्रमण भी शामिल है। लक्ष्य 2.0 क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप? कौन सा क्राइम है जिसको आप करते अगर पकड़े जाते हैं तो कानून आपको सजा देगी, लेकिन अगर क्राइम कर दिए तो कोई सजा नहीं लेगी? अच्छा, ये कौन सा क्विज है भाई? इनके प्रश्न का उत्तर दें। अनुज सिंह जी आज ही लेट आया है यूट्यूब पर, ठीक है। 8 बजे मेरा वीडियो आएगा ये मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरे। आज साल हो गई, कल मैं लैपटॉप ले आऊँगा, उससे 8 बजे मैं सही समय पर आपको ले आऊँगा। जी जा सकते हैं सुमित मिश्रा जी। इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। लक्ष्य 2.0 ने एक प्रश्न किया है, कौन सा क्राइम है जिसको आप करते अगर पकड़े जाते हैं, अर्थात करते हुए पकड़े जाते हैं तो कानून आपको सजा देगी, लेकिन अगर क्राइम कर दिए हैं तो कोई सजा नहीं मिलेगी। ये आत्महत्या है, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि आत्महत्या का प्रयास जो है उसको भी अब हटा दिया गया है, अनुच्छेद 309 को हटा दिया गया है। पहले ये बात सही थी, आत्महत्या अगर सुसाइड अगर कर लिया तब क्या सजा मिलेगी इसको, लेकिन आत्महत्या करने का जो प्रयत्न है वो अपराध था, जिसको कि प्रधानमंत्री महोदय ने उसको हटवा दिया। बोला कि ये जो है अत्याचार, एक तो वैसे ही परेशान रहता है, उसके ऊपर केस भी करना ये सही नहीं। नहीं ऐसा कुछ सोचिएगा मत, ये गलत बात है। अपनी मृत्यु कारित करना गलत बात है, कायरता है। अरे बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ है जीवन में बड़े आनंद हैं। आप अगर एक जगह कष्ट पा रहे हैं तो दूसरी जगह आनंद खोजिए ना, कुछ तो घूम ही लीजिए, इंडिया घूम लीजिए। मोदी जी तो 35 साल घूमे हैं, कुछ नहीं था उनके आगे पीछे। तो उनसे, ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा लिया करिए जो मतलब आप कर सकते हो जो, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री बन के घूम रहे हैं। आठ बजे मेरी क्लास आएगी, ठीक है ना? जी लक्ष्य जी, एग्ज़ाम पेपर का भी होगा, इंटरव्यू में पूछा गया है ये, ठीक है। लेकिन अगर आपसे अब इंटरव्यू में प्रश्न करेगा तो आप कह दीजिएगा। जी, अब नेताओं का यही काम ही होता है, नेता पब्लिक को घुमाती, पब्लिक घूमती है। 5 साल में हर सरकार खराब लगने लगती है, चाहे जो गवर्नमेंट हो। मैंने अभी तक देखा है कि शायद ही कोई किसी गवर्नमेंट से प्रसन्न रहा हो, और यही कारण है गवर्नमेंट जाती रहती हैं। अगर गवर्नमेंट से सब प्रसन्न रहते, अगर इतना ही खुश रहते या संतुष्ट हो जाते, तब फिर जरूरत क्या थी, चुनाव की जरूरत ही न पड़ती, या चुनाव होते तो बार बार वही आता। लेकिन बदलाव ये कहता है कि कभी संतुष्टि किसी से नहीं हुई है और न तो हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्तिगत संतुष्टि को ढूंढता है, और जो व्यापक रूप से संतुष्टि होती है उसको नहीं ढूंढता है। तो व्यापक संतुष्टि ढूंढेगा तो हाँ कहीं ना कहीं मिल भी सकती, लेकिन व्यक्तिगत हित अगर
उसको ढूंढेगा तो सबको सबका हित नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं, कहीं नहीं संभव है। अमेरिका में देख ही रहे हैं वहाँ पर जिस हिसाब से इस समय चल रहा है, हिंसा आगजनी वगैरह जो चल रही है। ठीक है, और यही लोकतंत्र का मजा है, आनंद है। ये अपने नहीं पसंद आया हटा दो, तभी तो, नहीं तो चाइना में होते तो वहाँ घुटते, जो भी नियम बन जाते जो है उस पर चलना पड़ता। उत्तर कोरिया में होते तो और ज़्यादा विभत्स स्थिति रहती। तो उन सब स्थितियों से कितनी अच्छी, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, देश को चला रहा है जो गृह मंत्री को गाली दे रहे हैं, है ना, कोई बच नहीं रहा है। मीडिया को गाली पड़ रही है, जिसको चाहे उसको मारपीट दे रहे हैं। मतलब अव्यक्त के अधिकार का जितना अतिक्रमण हो सकता है भारत में, और जितना लोगों को मजा आता है शायद ही कहीं आता हो। तो स्वतंत्रता का आनंद है, लीजिए। जी, हम लोगों को, आप लोगों को, छात्रों को सिर्फ रोजगार से मतलब होता है, तो रोजगार संबंध में जो सरकार कार्य करे उसका आकलन करिए। इस सरकार ने अभी तक रोजगार के संबंध में बहुत ही कम कार्य किया है। यूपी SSSC तो लगभग बंद हो गया है, कम से कम। चलिए भ्रष्टाचार होता था मानते हैं, लेकिन नौकरियां तो मिलती थी लोगों को। 4 साल खाली बैठे घूम रहे हैं, अभी 69,000 शिक्षकों को कम से कम नौकरी मिली है, ये खुशी की बात है, इसका अप्रिसिएशन है। लेकिन किस तरह से मिली है, हालांकि अभी तक मुझे नहीं पता है कि जितनी भर्तियां मैंने देखी हैं, टीचर भर्ती, शायद ही कोई भर्ती आसानी से गुजरी हो बिना कोर्ट के रास्ते की, कोर्ट में जाए जो है। लेकिन इसमें जो कुछ हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, जिसके लिए कोर्ट जाया गया है, वो बेमतलब की नौटंकी थी, बेमतलब का किया हुआ कार्य था, बेमतलब का फंसाया गया था, ऐसा लगता है। फिर भी प्रेस स्वतंत्रता में हम पीछे हैं। देखिए शिल्पी जी, बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं कि प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, शायद ही भारत जैसी आज़ादी कहीं पर हो। कोई भी यूट्यूब पे ही चैनल खोल करके सरकार को गाली दे रहा है, या किसी को भी गाली दे रहा है, IAS IPS को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भारत में एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पे जितनी है, शायद ही कहीं। कोई किसी को रोक थोड़ी नहीं रहा है किसी की आलोचना से, लोग कर भी रहे हैं। तो ऐसा कहना कि ट्रिगर है और बंदूक की नोक पे खबरें चल रही हैं, ऐसा तो गलत है। भारत में ऐसा नहीं है, हम भी कुछ भी कह सकते हैं बैठ करके। अभी मैं चाहूँ तो योगी जी को कुछ कह सकता हूँ, मोदी जी को कुछ कह सकता हूँ। ठीक, हमारा अधिकार है, हम उसका उपयोग करते हैं, उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अब सरकार ध्यान न दे वो बात अलग है, हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको अपने आचरण को बहुत ही मर्यादित रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम चाह रहे हैं कि हम देश के लिए कुछ करें, राष्ट्र के लिए कुछ करें, तो हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, न कि उनके लिए गलत प्रेरणा का कारण बने। प्रेरणा भी 2 तरीके की होती है, एक उत्प्रेरणा होती है, एक कुत प्रेरणा होती है। तो उत्प्रेरणा का कारण बने हम। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 1D और अनुच्छेद, किसने उत्तम, मधुसूदन जी ने आंसर दिया है, और बाकी सब ने भी इसका एकदम सही उत्तर दिया है। बाकी सब ने इसका अच्छा उत्तर दिया है। एकांतता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) का D क्या है? कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है। तो कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार में एकांतता का अधिकार भी सम्मिलित है, अनुच्छेद 21 को मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो ये एक वाद था खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इन दोनों वादों को आप एकदम रट लीजिए, ये प्रश्न आ सकता है आपको, विशेषकर UPSC का जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हाल ही में ये दोनों वाद चर्चा में आए थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) का D
भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जो कि जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, इससे मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है, राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। ठीक है। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको पता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। तो इनमें से क्या उसके अंतर्गत सम्मिलित हैं? जी आदित्य जी, आप सही कह रहे हैं। MPPCS में पूछा गया 2020 में प्रीलिम्स में। ठीक है, इसका नहीं, कुछ लोगों को गलतफहमी है इसका मतलब। 1 2 3 सही है भाई, चौथा ही गलत है केवल। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, ये कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। बाकी धर्म प्रचार करने का अधिकार है, अपने अनुसार किसी भी धर्म का प्रचार आप कर सकते हो, आज़ादी है, मानने की आज़ादी है धर्म को। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, ये भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यही सही है, चौथा गलत है आपका। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं आता? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद? क्या बात है मधुसूदन जी, सभी प्रश्नों के उत्तर आप सही दे रहे हो, सबसे पहले दे रहे हो। सर्वर आपके हाथ में है यूट्यूब का लग रहा है। तो डी इसका उत्तर होगा मानववाद। बाकी तीनों सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार आदि आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अर्थात ऐसा कोई आचरण नहीं हो सकता धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में जिससे किसी के स्वास्थ्य को खतरा हो, जैसे कि तांत्रिक वगैरह करते हैं ना, मारते पीटते हैं, तो ये धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। बलि चढ़ाना धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। तो और दूसरा है सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। धर्म के नाम पे कहीं आप तोड़फोड़ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। सदाचार, आप किसी से कदाचार नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते। ये तीनों आधारों पर है, लेकिन मानववाद कोई आधार नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप सभी ने लगभग सही उत्तर इसका दिया है। कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं? ए, बी, सी या डी? मनीष जी, 5 जून के बाद 5 जून को मीटिंग है यूपीएससी की, उसको फॉलो करेंगे जितने भी स्टेट पीएससीज हैं। ये बाकायदा निर्देश है सभी राज्य सरकारों का। ठीक है, डी इसका उत्तर है। अश्विनी जी, आपने सही उत्तर दिया है। ठीक है ना इसका? अच्छा, सबसे पहले उत्तर आया है आदित्य चौधरी जी का, डी। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 में है, न कि अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है, अनुच्छेद 29
शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह अनुच्छेद 30 में है। बाकी अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मिली हुई। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। मनीष जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी देता हूं, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है मधुसूदन जी, सही उत्तर है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। अभी हमने पिछले ही प्रश्न में बताया, बाकी तीनों सही है। अनुच्छेद 23 पे देखा ही हमने। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसमें 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 रिट जारी कर सकता है, हालांकि हाई कोर्ट को उसमें व्यापक शक्ति मिली हुई है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं और सबको जानना जरूरी है कि मनीष जी, आप वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं रहना चाहते? कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या वहाँ? कोई बहुत बड़ी समस्या, या फिर अभी जो तूफान वगैरह आया है उससे कुछ प्रॉब्लम है आपको? तो पश्चिम बंगाल में आप क्यों नहीं रहना चाहते हैं? आखिर क्या बहुत अच्छा प्रदेश है। अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के पहले से ही पश्चिम बंगाल में अलग जगह थी स्वतंत्रता का, उसको जो है केंद्र माना गया था स्वतंत्रता की लड़ाई का। आखिर ऐसा क्या है कि आप वहाँ नहीं रहना चाहते हैं? इसका उत्तर कौन दिया है? 1 2 3 में दीजिए। ठीक है विवेक सिंह जी, आपका उत्तर सही है। ओनली 2। अनुच्छेद 301 में संपत्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 300 के क में है। पहला गलत है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकारों से निकाल करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अगर विधिक न लिखा हो, संवैधानिक लिखा हो तो ज्यादा उचित है, क्योंकि संविधान में इसका 300 क के अंतर्गत वर्णन है। तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। तो दूसरा सही है। तीसरा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का क उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतःस्थापित किया गया था। गलत है। उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, न कि कांग्रेस की सरकार। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी चीजें इसकी सही हैं, बस सरकार जो है इसके बारे में गलत दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो इसका जो उत्तर होगा केवल ए होगा, केवल 2। बधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब पारित किया था? जी आदित्य जी, और यही होता है कि हम सरकार को ध्यान में अगर नहीं दिया, अगर एक भी पॉइंट छूट गया, यहां तक कि यस या नो छूट गया, तो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए हमको जब प्रश्न को पढ़ना है, अच्छा मनीष जी, नॉन बंगाली हैं तो वहाँ फंसे हुए हैं आप, अब समझ में आया। तो ट्रेनें वगैरह तो चलनी है, ऐलान हो गया चलने का, देखिए। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो टिकट वगैरह में तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे, लेकिन सब लोग मत करिएगा। 1-2 लोगों की व्यवस्था जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में, उनकी कर सकते हैं। 9453775039 ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर करिएगा।
आपको हम वहाँ से निकालने में मदद करेंगे हर संभव। अरे नहीं आदित्य जी, लूज़र वाली कोई बात नहीं है इसमें। अक्सर ऐसा हो जाता है परीक्षा में, जल्दबाजी में या अति उत्साह में या फिर दबाव में, एग्ज़ाम फोबिया में हम क्वेश्चंस को सही ढंग से नहीं पढ़ पाने के कारण आप देखेंगे बहुत दिग्गज लोग परीक्षा में गलत करके चले जाते हैं, उनका नहीं होता है सिलेक्शन। उसका रीज़न यही है कि उक्त परीक्षा में 2 घंटे में उनका मानसिक संतुलन, मतलब संतुलन नहीं था, कुल मिला के मानसिक संतुलन नहीं था, और यही कारण रहता है कि परीक्षा उनकी खराब हो जाती है। सब कुछ आते हुए गलत हो जाता है। 3-4 प्रश्न गलत हुए नहीं कि उनका माइंड काम करना बंद कर देता है, उनको लगता है अरे मुझे तो सब आता था, ये कैसा पेपर आ गया। तो 4 के चक्कर में उनका 10-15 गलत हो जाता है और माइनस मार्किंग है, तो उसका उनको भारी मोल चुकाना होता है। 1976 सही है, 1976। इसका आधार कौन है? आधार है अनुच्छेद 23, बधुआ मजदूर जो उन्मूलन अधिनियम आया था, संसद द्वारा पारित किया गया था 1976 में, दंडनीय बनाया गया था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन प्राप्त नहीं है बताइए, इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ठीक है, मधुसूदन जी का उत्तर सही है, बी इसका उत्तर है। अव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बाकी तीनों अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं विदेशी नागरिकों और यहाँ के नागरिकों दोनों को? तो देख लीजिए, विधि के समक्ष क्षमता, ये रट लीजिए पूरा, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल परेशानी न हो जानने में। तो विधि के, या तो समझ लीजिए, विधि के समक्ष क्षमता, अपराधों के लिए दोष चिन्ह के संबंध संरक्षण अर्थात अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का क, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 लेकर 28, ये सब जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, भारत के नागरिकों के साथ साथ। अन्य जो मूल अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? अर्थात भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं, मतलब विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, इसका कहने का मतलब एक प्रकार से यही हुआ। जी जी, हरिओम गंगवार जी सही कह रहे हैं आप, यही एक कारण हो सकता है। 1 2 3 4 में उत्तर दें इसका। विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं आप लोगों को, अब बताइए। ऑप्शन दिखा दिया वैसे ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। मधुसूदन जी आपने सही सबसे पहले उत्तर दिया है, 2 3 4। तो इसमें अभी आपने ऊपर देखा ही, अभी लिस्ट हमने दिखाई ना आपको, ये लिस्ट फिर से देख लीजिए, और इस लिस्ट को देखने के बाद थोड़ा सा आपको क्या करना था, बैक कर लेना था, लिस्ट देख लेनी थी, उत्तर आपके पास आ जाता। तो विधि के समक्ष समता तो प्राप्त है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये प्राप्त नहीं है, अर्थात 15-16 नहीं मिलता है, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता नहीं मिलती है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलता है। तो 2 3 4
ये जो है उत्तर आपका डी होगा, ये नहीं मिलता, बाकी पहला मिलता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है कौन सा अधिकार? हो जाएगा मनीष जी आपका, आप चिंता मत करें, तैयारी करें, लगातार प्रयास करें आपका, और ईश्वर चाहेंगे आपकी मेहनत सही रहेगी तो पहली बार में ही हो जाएगा। तैयारी की स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। 10 किताबों के स्थान पे एक किताब को 10 बार पढ़ें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, मनीष प्रसाद का उत्तर सबसे पहले प्राप्त हुआ है, डी इसका उत्तर है। ठीक है, संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये सबको प्राप्त है, गैर नागरिकों को भी, जो उनको मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं उनके उल्लंघन पे वो संवैधानिक उपचारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? ये अंतिम प्रश्न है आज का आपका। सूचना का अधिकार मूल अधिकार है या विधिक अधिकार, या दोनों है, या दोनों नहीं है? आपको मैंने अपना नंबर बताया 9453775039, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, शिल्पी श्रीवास्तव का उत्तर सबसे पहले आया है, दोनों ए और बी इसका उत्तर होंगे। ये मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। ठीक है, मूल अधिकार भी है, विधिक अधिकार भी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के क में भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार माना है। ये वाद याद रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघवाद में न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने स्वीकार किया था कि विचार व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी शामिल है। हालांकि भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अतः सूचना का अधिकार मूल अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों है। अच्छा, एक और प्रश्न है, ये लास्ट है। धन्यवाद धन्यवाद, इसका उत्तर दें आपके, तब तक मैं रिजल्ट के बारे में पता कर लेता हूँ। 2018 का रिजल्ट क्या स्थिति है? हेलो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, कल सुबह तक बता दिए थे। ठीक 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 ठीक, प्रणाम।
ठीक है, तो आप लोगों में कौन कौन से है 2018 मेंस देने वाले जो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं? इसका उत्तर सभी ने सही दिया है, 3 2 4 1 इसका उत्तर होगा, सही है। मूल कर्तव्य जो है, ये मूल कर्तव्य आपको मैं बताता चलूं, उत्तर गलत भी आया है इसमें से बहुत लोगों का। तो मौलिक कर्तव्य ये संविधान का 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये आपके केशवानंद भारती केस में कहा गया। मूल ढांचे का सिद्धांत हालांकि केशवानंद भारती में कहा गया था, लेकिन मिनर्वा मिल वाद भी मूल ढांचे का सिद्धांत से संबंधित है। इसका केशवानंद भारती भी हो सकता है, मिनर्वा मिल दोनों हो सकता है। तो अभी हम जब ऑप्शंस देखेंगे उसके अनुसार हमको निर्णय लेना है कि कौन सा सही होगा। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ये अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 23 में है। तो ठीक है, तो एक ही जो ऑप्शन है इसमें सटीक बैठ रहा है आपका। तो ये ऑप्शन है आपका ए का 3 और बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2, ए इसका ऑप्शन सही होगा। कई लोग मूल ढांचे का सिद्धांत पढ़ेंगे, केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे, सी का 4 ढूंढेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, सी को उत्तर लगा देंगे। तो इससे हमको बचना है, हमको अच्छे से पहले देखना है। कभी कभी होता है कि एक ही बात को दो दो चीज़ों से जुड़ती हैं। जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत है, ये केशवानंद भारती केस में ये सिद्धांत दिया गया था सबसे पहले, लेकिन मूल ढांचे के सिद्धांत का समर्थन भी था मिनर्वा मिल्स केस बाद में 1980 में जो होता है। तो दोनों ही संबंधित हैं इससे। तो हम संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती केस में भी था, मिनर्वा मिल्स दोनों केस में था। लेकिन ऑप्शंस कौन सटीक बैठेंगे, कौन सा इसमें से सही होगा, ये हमको देखना है। तो 3 4 1 2 केवल यही आपका फिट बैठ रहा है इसमें, तो यही उत्तर होगा। ठीक है, तो 2018 के रिजल्ट के बारे में अभी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था पर्सनल कि सर क्या कल रिजल्ट आ रहा है। तो इसी संदर्भ में मैंने उनसे पूछा था कि क्या कल रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि कल उन्होंने बताया था कि 10 जून या फिर इस सप्ताह के अंत तक या 10 जून के पहले रिजल्ट आएगा ही आएगा आपका, ये उन्होंने कहा था कल। 5 जून के लिए उन्होंने कहा था मीटिंग है, उसमें भी कुछ डिसाइड हो सकता है। लेकिन अभी जो मैसेज आया उस संदर्भ में पूछा तो उन्होंने कहा सुबह ऑफिस टाइम में अब बता देंगे, मतलब 10 बजे सुबह वो हमें बताएंगे कि रिजल्ट कल आ सकता है कि नहीं आ सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों ने मुझसे ये बात कही थी अभी, लेकिन उनकी बातों मुझे उतना यकीन नहीं होता है। कई बार जो है उनकी सूचनाएं गलत हुई हैं, जिन्होंने मुझसे बताया कि कल रिजल्ट आ रहा है। इसलिए मैं उनकी बात पर भरोसा न करते हुए सुबह 10 बजे जो आयोग से सूचना प्राप्त होगी उस आधार पे आपको बताऊंगा कि परिणाम कल आ रहा है कि नहीं। फिलहाल परिणाम तो आना ही है अब, तो आप सबको अभी से ऑल दी बेस्ट परिणाम के लिए। कल से 8 बजे क्लास होगी, 8 बजे ही मेरा प्रयास रहता है क्लास देने का। कुछ न कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं, गड़बड़ियाँ होती हैं, जिसके कारण कि 8 बजे नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को ठीक लगा हो तो लाइक कर दें, लाइक करके ही आप जाइए अपना अब डिनर वगैरह करिए, डिनर का टाइम हो रहा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।